अपनी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन खोलकर उसने अगले कदमों का विश्लेषण किया। खड़ा होते हुए वह मुस्कुराया और बोला, चलो निकोल को भी थोड़ी मस्ती करने देते हैं। उसने स्केलेटन सोल्जर को समन किया। निकोल ऐसे प्रकट हुआ मानो किसी पोर्टल से निकलकर आया हो। अंड्रेयास ने तुरंत समझ लिया कि अगर कोई उसे इस हड्डियों वाले रूप में देख ले तो बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए उसने उसे कपड़े पहना दिए। अब चाहे कोई कितनी भी ध्यान से देखे, निकोल पूरी तरह इंसान जैसा ही लगता था। अचानक निकोल अपने हाथ ऊपर नीचे चलाने लगा, मानो मौत के बाद भी प्रशिक्षण जारी हो। ये देखकर नायक को कुछ दिलचस्प बात समझ आई। वह तलवारबाजी सीधे निकोल से सीख सकता था। संतोष भरी मुस्कान के साथ उसने पूछा, निकोल, क्या तुम मुझे सिखाओगे? पाकाटा की दुनिया में टैलेंट और रैंक बेहद अहम होते हैं। किसी क्षमता का नाम जितना छोटा होता है वह उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती है। जैसे मोशन शारीरिक क्षमता का सर्वोच्च स्तर है, जबकि मोशन मास्टरी उससे नीचे का स्तर। निकोल ने नायक को सीधे अभ्यास करवाना शुरू किया, बार बार वही बुनियादी हरकतें दोहरावाते हुए। यह किसी मशहूर जैकेट ऑन जैकेट ऑफ सीन जैसा लग रहा था, लेकिन तेज रफ्तार अभ्यास ने जल्द ही अंड्रेयास के कमजोर शरीर को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। उसकी मांसपेशियां थकान से कांपने लगी। अभ्यास के दौरान नायक का ध्यान फिर गेम के दूसरे किरदारों और उनकी क्षमताओं की ओर चला गया। उसके विचार बहुत आगे तक पहुंच गए। अगर वह सही ढंग से सीखे तो भविष्य में वह आभा का भी उपयोग कर सकता था। लड़ाई के दौरान आभा और माना के बीच स्विच करते हुए अपने ड्यूअल कोर ट्रेड की वजह से उसे किसी एक ऊर्जा स्रोत को चुनने की मजबूरी नहीं थी। वह एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन बन सकता था जहां माना और शारीरिक शक्ति का संगम हो। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए लगातार मेहनत और कठोर प्रशिक्षण चाहिए था। अगर अंड्रेयास शुरुआती चरण पार कर ले तो वह किसी से भी आगे निकल सकता था। तभी निकोल ने अचानक उसे चुटकी काटी और वह हकीकत में लौट आया। वह बहुत ज्यादा सपने देख रहा था और ध्यान बहुत कम दे रहा था। शर्मिंदा होकर उसने पूछा, तुम तो सिर्फ हड्डियों का ढेर हो, फिर तुम्हारी चुटकी इतनी दर्दनाक कैसे है? शायद अंड्रेयास ने कभी यह कहावत नहीं सुनी थी, हड्डियां भी चुभ सकती है। हालांकि माकोटो पहले स्पेशल फोर्स का हिस्सा रह चुका था, जहां शारीरिक प्रशिक्षण आम बात थी। फिर भी उसने समझ लिया कि अंड्रेयास के रूप में उसे फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। सुबह होते होते वह क्लास छोड़कर निकोल के साथ अभ्यास कर चुका था। नाश्ता करते हुए उसने अपने स्टैट्स का विश्लेषण किया। उसकी समनिंग मैजिक पहले ही लेवल 3 तक पहुंच चुकी थी। 5 घंटे के प्रशिक्षण से उसे 2 स्टेटस पॉइंट्स मिले थे, जो उसकी उम्मीद से कहीं तेज प्रगति थी। हालांकि वह जानता था जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा लेवल अप धीमा होता जाएगा। सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि काफी समय से शैरोन ने उसे किसी काम के लिए नहीं बुलाया था। क्या वैम्पायर अभी भी वैसी ही है? उसने सोचा। अगर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो इसका मतलब था कि बूढ़े प्रोफेसर को अब तक कुछ पता नहीं चला था। इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि उसने अचानक निकोल को फिर से अभ्यास करते देखा। यह कभी थकता ही नहीं, वह बुदबुदाया। खैर, मर चुका है जो। अगर उसके पास एनर्जी पोशन होते तो वह भी बिना थके अभ्यास कर सकता था, लेकिन उन्हें खरीदना महंगा पड़ता। उसे लगा खुद पोशन बनाना ज्यादा किफायती होगा। हालांकि वह जानता था कि यह गेम जितना आसान नहीं था। सामग्री जानना एक बात थी, लेकिन सही मात्रा तय करना बिल्कुल अलग। अब और समय बर्बाद न करने का फैसला करके अंड्रेयास ने अपना चोगा उठाया और खड़ा हो गया। उसने सोचा, कुछ क्लास अटेंड करने से कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वह कक्षा में पहुंचा, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। छात्रों की फुसफुसाहट बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं थी। वह अपने बर्बाद हो चुके परिवार के बारे में टिप्पणियां साफ सुन सकता था, लेकिन उसने ध्यान केंद्रित किया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आखिर वह वहां झगड़ा करने नहीं आया था। चारों ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि एक छात्र उसकी मौजूदगी से खास तौर पर परेशान लग रहा था। क्लास शुरू हुई। प्रोफेसर ने मध्यम स्तर की औषधीय वनस्पति विद्या समझानी शुरू की। हमेशा की तरह अंड्रेयास ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन पढ़ाया जा रहा विषय उसे गेम में देखी चीज़ों से बहुत मिलता जुलता लगा। वह बस सिद्धांत जल्दी खत्म कर व्यावहारिक अभ्यास तक पहुंचना चाहता था। तभी प्रोफेसर ने घोषणा की, अगला पोषण शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाला होगा, और कहा कि मूंग घास और पत्तियां इसके लिए सही सामग्री है। यह सुनकर अंड्रेयास चौंक गया। यह बात उसके अनुभव से मेल नहीं खाती थी। उसे पता था कि यह मिश्रण साइड इफेक्ट देगा। वह खड़ा हुआ और बोला, हंगी एक्सट्रैक्ट और मोडेराटा रूट बार्क क्यों नहीं मिलाते? छोटे बालों वाली एक लड़की रुचि दिखाती नजर आई, लेकिन प्रोफेसर ने व्यंग्य से कहा, अगर तुम वो डालोगे तो पोषण नहीं सूप बना रहे होगे। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंस पड़ी। अंड्रेयास उलझन में था। जिन सामग्रियों का उसने जिक्र किया था वह शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले पोषण की रेसिपी का हिस्सा थी। क्या वह रेसिपी इस दुनिया में अभी खोजी ही नहीं गई थी? शर्मिंदगी के बावजूद वह सोचता रहा,
कक्षा से बाहर निकलते हुए उसे एहसास हुआ जो कुछ वह जानता था वह यहाँ पढ़ाए जा रहे ज्ञान से कहीं आगे था। शायद उसे खुद से सीखना ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि कैंपस के रिसर्च डिपार्टमेंट की एक युवा महिला की नज़र उस पर पड़ी। वह खुद भी प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार असफल हो रहा था, जिससे वह हताश था। रेसिपी जानना एक बात थी, लेकिन पोषण को लगातार सही ढंग से बनाना अलग चुनौती थी, और सामग्री उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा महंगी थी। मन ही मन उसने सोचा, आखिर अंड्रियास जैसे बेकार इंसान की मदद कौन करेगा। अचानक कक्षा में बैठी वही छोटे बालों वाली लड़की लैब का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। वह लूसिया एवरलास थी, एक प्लेएबल कैरेक्टर जिसे पोषण बनाने की दुनिया में एक जीनियस माना जाता था। उसे एंड्रियास के पास नहीं होना चाहिए था। फिर वह यहाँ क्यों आई? लूसिया पास आते हुए बोली, तुम बार बार फेल हो रहे हो, और सच कहूं तो यहाँ जली हुई चीज़ों की बदबू बहुत खराब है। एंड्रियास ने उसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद वह खुद ही चली जाएगी। लेकिन लूसिया जिद्दी निकली। तुम किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? उसने पूछा। एंड्रियास फिर भी चुप रहा। उसके दिमाग में समस्याएं घूम रही थीं जो कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थीं। लूसिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफ़ी कड़वे हो, है ना? लेकिन मुझे यही उम्मीद थी। मुझे पता है तुम कुछ प्रस्ताव नहीं दोगे, इसलिए इस बार मैं ही प्रस्ताव रखती हूँ। वह मेज़ से टेक लगाकर और पास आ गई। मेरे साथ पढ़ाई क्यों नहीं करते? बुरा आइडिया तो नहीं है? एंड्रियास को शक हुआ, ये बदले में क्या चाहती है? लेकिन लूसिया ने सहज लहजे में कहा, मैं सिर्फ एक रिसर्च पार्टनर चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, बस तुम्हारी कृतज्ञता। असल में नायक में ऐसी दवाएं बनाने की क्षमता थी जो इस दुनिया में अभी मौजूद ही नहीं थी। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लूसिया के लिए पोषण बनाना सिर्फ टैलेंट नहीं था, ज़रूरत थी। अगर वह अपनी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई तो वह कभी भी मर सकती थी। नामचीन डॉक्टर और फार्मासिस्ट तक असफल हो चुके थे। आखिरकार मजबूर होकर लूसिया ने खुद रिसर्च शुरू की। यह बीमारी उसे खुद सिस्टम ने दी थी, और अगर एंड्रियास जैसा कोई व्यक्ति जो गेम को पूरी तरह जानता हो उसके सामने ना होता तो इलाज मिलना नामुमकिन था। एंड्रियास प्लेएबल कैरेक्टर्स से डरता था, उनमें से कई उसे पल भर में मार सकते थे, और लूसिया भी उन्हीं में से एक थी। वह चाहे जितनी समझदार हो, एंड्रियास उसे अपनी असली पहचान जानने नहीं दे सकता था। शायद उसने क्लास में उसकी बात सुन ली थी, लेकिन अगर वह लापरवाही से उससे जुड़ा तो उसकी जिंदगी और भी छोटी हो जाएगी। उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और जाने को कहा। लूसिया ने निराश स्वर में कहा, तुम्हें पियोना मशरूम चाहिए होगा। क्लास में जिन चीज़ों का जिक्र किया था उनके अलावा यह सबसे ज़रूरी है। इसे मिलाओगे तो पोषण पूरा हो जाएगा। यह बात वह सहज रूप से जानती थी। फिर उसने दोबारा साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, यहाँ तक कि साथ पैसे कमाने की भी बात की, लेकिन एंड्रियास पीछे हट गया। तुम अमीर हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं। मैं इस ऑफर के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। लूसिया निराश होकर लैब से चली गई, लेकिन जाते जाते चेतावनी दे गई, थोड़ा समय लो, मुझे यकीन है तुम अपना मन बदलोगे। एंड्रियास ज़्यादा सोचने से बचना चाहता था। बाद में जब वह निकल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, उसका ध्यान पैसों की समस्या पर चला गया। भले ही वह लूसिया से दूरी बनाए रखे, जोखिम फिर भी था। नाप तौल वह खुद निकाल सकता था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी सामग्री खरीदने के पैसे। अचानक वह चौंक गया। कंकाल फिर से ट्रेनिंग कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि एंड्रियास का ध्यान भटक गया है। ये बंदा कभी थकता ही नहीं। उसने बड़बड़ाते हुए खुद को फिर से ट्रेनिंग पर केंद्रित किया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसके दिमाग में एक ही उपाय बचा, अपनी बहन से पैसे मांगना। उसके भेजे गए उस खत के बाद जिसमें उसने लिखा था कि वह उसे याद करती है, यही आखिरी रास्ता था। एंड्रियास आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ एक बार मांगेगा। चौक से गुजरते समय लंबी काली बालों वाली एक युवती की नज़र उस पर पड़ी। वह दूर से उसे देखते हुए सोचने लगी, ये किताब लेकर क्यों घूम रहा है? क्या आखिरकार कुछ ढंग का करने की हिम्मत जुटाई है? लेकिन चाहे बदल भी गया हो, इसकी घटिया फितरत कभी नहीं सुधरेगी। उसने यह सोच झटक दी, लेकिन एंड्रियास उसे पहचान चुका था। वह थी डीएनए एल्विन, एक प्रतिभाशाली मैस और एल्विन परिवार की युवती। अकेडमी की एक और ऐसी कैरेक्टर जो उसे आसानी से मार सकती थी। वे बचपन के दोस्त थे, लेकिन क्रॉमवेल परिवार के कर्ज के कारण दूर हो गए थे। अतीत में एंड्रियास ने कई घिनौनी हरकतें की थीं। अगर वह ज्यादा पास गया तो डीएनए सच में उसे मार सकती थी। मुसीबत से बचने के लिए एंड्रियास ने अपने प्लान पर टिके रहने का फैसला किया। वह राजधानी की ओर निकल पड़ा, अपनी बहन से मिलने। जब वे मिले तो उसने कहा, मैंने तुम्हें इतने खत भेजे, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया।
शर्मिंदा होकर एंड्रियस माफ़ी मांगने लगा। उसकी बहन को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि वह एक अकाउंट लेडी थी, फिर भी उसकी माफ़ी सुनकर वह चौंक गई। ये तुम्हारी आदतों जैसा नहीं लगता, उसने कहा, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं थी। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर वह समझ गई। पैसों की बात है ना? वह पहले से जानती थी कि वह क्यों आया है। उसने एक लिफाफा निकाला जिसमें पैसे थे। इन्हें एक साथ मत उड़ा देना, उसने कहा, और बेवजह खर्च भी मत करना। एंड्रियस ने पैसे ले लिए और वादा किया कि जब संभव होगा लौटा देगा। लेकिन तभी उसकी बहन की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। अंगूठी कहाँ है? उसने पूछा। असहज होकर एंड्रियस ने झूठ बोला। खो न जाए इसलिए उतार दी थी। वह जानता था कि सच्चाई वह बता नहीं सकता, लेकिन उसकी बहन ने उस पर भरोसा नहीं किया। नाराज होकर उसने कहा, कारण चाहे जो भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपनी कुर्सी से उठी। अब जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना, और पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में गहरी चोट साफ दिख रही थी। एंड्रियस ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको, मैं समझा सकता हूं। लेकिन वह मुड़कर चली गई। मुझे कुछ नहीं सुनना। एंड्रियस अंदर से हिल गया। उसने कसम खाई कि वह अंगूठी वापस लाएगा। शायद वह उसके लिए बहुत अहम थी। उसने उसे इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। पछतावे में डूबा हुआ उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई और उसने एक अहम फैसला किया। अगर बस जिंदा रहना ही मकसद है तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? मैं तब भी खुश नहीं था जब अकेले बचा था। जो है उसी में काम चलाना होगा। मैं लूसिया का प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। उसके बाद एंड्रियस ने लूसिया के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, पोषण की पढ़ाई और प्रयोग करते हुए। वह बार बार उसे बाहर जाकर थोड़ा व्यायाम करने को कहता, लेकिन लूसिया का मानना था कि शारीरिक मेहनत दूसरों के लिए होती है। बेकार रातें वह अक्सर बड़बड़ाती। उस दिन वह खास तौर पर आलसी थी और सारा काम एंड्रियस पर छोड़ दिया। खुद आराम करने लगी। हालांकि ट्रेनिंग और प्रयोग कभी कभी एंड्रियस को थका देते थे, लेकिन जब लूसिया मूड में आकर मदद करती तो काम कहीं तेज हो जाता। हाँ, वह उसे पागल भी कर देती थी। जब एंड्रियस पोषण बना रहा था, लूसिया पायजामे में सोफे पर लेटी हुई थी। एंड्रियस ने शिकायत की, कभी कभी लगता है सारा काम मैं ही कर रहा हूं। लूसिया हंस पड़ी। ये तुम्हारा वहम है। फिर मासूम बनकर बोली, जब तुम फ्री हो तो मुझे थोड़ी कैंडी दे दोगे? हालांकि वह जानती थी कि एंड्रियस चिढ़ा हुआ है, फिर भी उसने सलाह दी, मीटर की मात्रा थोड़ी कम कर दो। कई बार उसकी समझ हैरान कर देने वाली सटीक होती थी, और जब वह सही होती तो बड़ी से बड़ी समस्या सुलझ जाती। एंड्रियस ने ध्यान से उसकी सलाह मानी। भले ही वह सिर्फ पैसों के लिए यह सब कर रहा था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि लूसिया के साथ साझेदारी शायद सच में फायदेमंद हो। वह लगातार प्रयोग करता रहा। अचानक एक नोटिफिकेशन उभरा। आपने इंटरमीडिएट लेवल की फिजिकल रीइंफोर्समेंट पोशन तैयार की है। एंड्रियस चौंक गया। वह हंसते हुए खड़ा हो गया। लूसिया घबराकर बोली, क्या हुआ? फिर फेल हो गए क्या? कान से कान तक मुस्कान फैलाते हुए एंड्रियस ने कहा, नहीं, इस बार कामयाब हो गया। एक और नोटिफिकेशन आया। आपको नया टैलेंट प्राप्त हुआ है, पोषण मेकर। इवोल्यूशन की संभावना 32%। वह सोचने लगा, ये वही जैसा है जो उस छोटी वैम्पायर के साथ हुआ था। तो क्या मैं अपने टैलेंट्स भी इवॉल्व कर सकता हूं? लेकिन 32% उससे कहीं कम है। लूसिया नतीजा देखकर बेहद खुश थी। कमाल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसे रोजाना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल हमें इसे स्टोर करना होगा, उसने कहा, और पोषण कमेटी को जांच के लिए भेजना होगा। एंड्रियस ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ग्रेट, वो हिस्सा तुम संभाल लेना, आखिर सारा काम मैंने किया है। लूसिया खुशी खुशी खड़ी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, कल एग्जाम है, ये सब संभालना आसान रहेगा। तभी एंड्रियस को एहसास हुआ वह जानबूझकर आराम कर रही थी ताकि सारा बोझ उसी पर पड़े। एग्जाम के लिए जाती ट्रेन में एंड्रियस विचारों में डूबा हुआ था। उसे एग्जाम की चिंता भी थी और उस छोटी वैम्पायर के इवोल्यूशन की भी, जो अब लगभग पूरा हो चुका था। उसे जागते ही उसे चेक करना होगा। वह इंटरमीडिएट एग्जाम्स के बारे में भी सोच रहा था। लूसिया पहला हिस्सा तो आसानी से पास कर लेगी, लेकिन मैजिक टावर वाला आखिरी चरण मुश्किल होगा। इन्हीं सोचों के बीच उसने देखा उसकी पुरानी दोस्त डायना भी ट्रेन में थी, एक क्लासमेट के साथ। दोनों एग्जाम की बातें कर रहे थे। डायना शांत लग रही थी। मुझे इन बातों की चिंता नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी दोस्त ने फुसफुसाकर कहा, इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हारी टीम एंड्रियास के साथ पड़ गई तो? यह सुनकर डायना असहज हो गई। वो तो मानसिक यातना होगी। कितनी खराब किस्मत। जब ट्रेन और क्लैन ट्रेनिंग स्टेशन पहुंची, एक इंस्ट्रक्टर सामने आया और सबको उसके पीछे चलने को कहा। सभी छात्रों के इकट्ठा होने के बाद उसने घोषणा की, तीसरे वर्ष की इंटरमीडिएट परीक्षाएं रैंडम ग्रुप्स में होंगी।